दोस्तों आदित्य L1 की तरह ही नासा ने भी पार्कर सोलर प्रोब सन की स्टडी करने के लिए भेजा था, क्योंकि ऑलमोस्ट सन को टच कर चुका है और लगभग 1377 डिग्री सेंटीग्रेड झेल कर भी अभी तक काम कर रहा है, क्योंकि अपने पूरे 7 साल के लाइफ स्पैन में 24 बार सन का ऑर्बिट करने वाला है। लगभग 5 से 8 टेराबाइट का डेटा अर्थ तक भेजने वाला है और इसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर लगातार पब्लिश होते जा रहे हैं। दोस्तों पिछले 1-1.5 सालों में हम सूरज के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। इसरो का आदित्य L1, नासा का पार्कर सोलर प्रोब, क्योंकि दोनों सन बेस्ड मिशन हैं। यहाँ अगर आदित्य L1 लैग्रैंज पॉइंट 1 पर जा रहा है, पार्कर सोलर प्रोब सन के एटमॉस्फेयर में 20 लाख किलोमीटर तक अंदर घुस गया है और लगभग 1377 डिग्री का टेम्परेचर झेल चुका है। यहाँ कुछ मिथ्स हैं, क्योंकि बाकी मीडिया और यूट्यूबर्स बताते हैं कि पार्कर सोलर प्रोब ने लाखों डिग्री का टेम्परेचर झेला है, तो ये सिर्फ झूठ है। जिस तरीके से अर्थ का एटमॉस्फेयर है, लाइक ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, उसी तरीके से सन का भी एटमॉस्फेयर है, लाइक फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर और कोरोना। इवन यहाँ पे सन का कोरोना वाला भाग भी 80 लाख किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है और मैक्सिमम 20 लाख किलोमीटर ही अंदर जाने वाले हैं या फिर जा चुके हैं, पिछली बार भी गए हैं। ऐसा कई बार हम करने वाले हैं, जहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम नासा ने 1377 डिग्री रिकॉर्ड किया है। सबसे अजीब बात, लोग इसे इंसेन इस तरीके से कह रहे हैं जैसे इतना हीट रेजिस्टेंस मटेरियल ह्यूमन के पास हो ही ना। ऐसा भी नहीं है, हमारे पास इससे भी ज्यादा हीट को रजिस्ट करने वाले मटेरियल्स हैं। एग्जांपल के टैंटलम कार्बाइड कोई 4 के डिग्री सेंटीग्रेड झेल सकता है और टंगस्टन 3414 डिग्री सेंटीग्रेड झेल सकता है। तो हमने पहले से मैथमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ तक जाना है कि स्पेसक्राफ्ट कितना टेम्परेचर झेल सकता है और उस पर्टिकुलर एरिया में कितना टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है, उसके हिसाब से ये स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पर ज्यादातर मीडिया और यूट्यूब टेक्निकली कुछ भी जाने बगैर अनजाने में कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे पार्कर ने लाखों डिग्री का टेम्परेचर झेला है और इस लेवल का हीट रेजिस्टेंस मटेरियल हमारे पास है ही नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी पार्कर सोलर प्रोब सन के आउटर एटमॉस्फेयर में 60-70 लाख किलोमीटर की दूरी से ही सन को ऑब्जर्व कर रहा है और यही उसकी कैपेसिटी है। बाय द वे, इस वीडियो में पार्कर सोलर प्रोब के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो हुआ क्या, तो नासा का पार्कर सोलर प्रोब एक सन स्टडी बेस्ड मिशन है और उसने सन का एटमॉस्फेयर टच किया है, क्योंकि इस मिशन को अभी तक का सबसे बड़ा इनक्रेडिबल मिशन बनाता है और लगभग 24 बार सन को 7 सालों में ऑर्बिट करने वाला है। जिसमें पार्कर का एक ऑर्बिट 88 डेज का होता है, मतलब 88 डेज पूरे सन का वीनस के ऑर्बिट से लेकर सन के ऑर्बिट तक पूरा गोल गोल घूमने में लग जाता है। बट वीनस का सन का ऑर्बिट 88 दिनों का नहीं होता है, 225 दिनों का होता है। इसकी वजह से कई बार हमारे स्पेसक्राफ्ट को वीनस की वजह से स्लिंग शॉट से नहीं मिल पाते हैं और इसका मतलब वीनस कई बार सन का चक्कर काटने में हमारे स्पेसक्राफ्ट से पीछे रह जाता है। 3-4 बार सन का ऑर्बिट करने के बाद जब वीनस से हमारे स्पेसक्राफ्ट की मुलाकात होती है और एक फ्लाई बाई करने का मौका मिलता है, यानी हमारा स्पेसक्राफ्ट उसके ऑर्बिट में घुसकर बाहर निकलेगा, तो वीनस की ग्रेविटी अचानक से पार्कर को अपनी ग्रेविटी से एक स्लिंग शॉट देगा। तो पार्कर की स्पीड की दर हर स्लिंग शॉट से बढ़ती चली जाएगी। इससे फर्क ये पड़ेगा कि अभी तक जो सन को फेस करने वाला टाइम होता है, उसे पार्कर सोलर प्रोब 11 दिनों में फेस करता है। यानी 11 दिनों का हम सन को ऑब्जर्व करते हैं, तो सन के पास स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट करते करते पहुंचता है। बट धीरे धीरे बहुत सारे स्लिंग शॉट्स के बाद ये टाइम घट कर ज्यादा स्पीड की वजह से 9 दिनों में बदल जाएगा और हम 9 दिन तक ही सन को फेस करेंगे। और यह स्पेसक्राफ्ट 24 में से 7 बार ही ऐसी फ्लाई बाय लेने वाला है। इससे इसकी स्पीड बढ़ेगी। इससे ये क्वेश्चन उठता है कि डायरेक्ट सन को ये ऑर्बिट क्यों नहीं कर रहा है? इतनी दूर वीनस के पास जाने का, इतना दूर घूमने का क्या मतलब है? तो वो 11 दिन तक सन को फेस करने के बाद 70 दिन तक अपने आप को ठंडा करने में लगाएगा। कंटिन्यूली सन को वो स्पेसक्राफ्ट फेस नहीं कर सकता है, वो भूंज जाएगा। और इस स्पेसक्राफ्ट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये 100% ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, हम जो कुछ भी सॉफ्टवेयर किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए लिखते हैं, उसकी वहां की कंडीशन और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल हो जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पास्ट में देखेंगे तो कितनी बार नासा और सोवियत यूनियन के मून और मार्स मिशन सिर्फ फेल हो गए थे एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर ना होने की वजह से। और एक बार कोई सॉफ्टवेयर ऐसे किसी महंगे मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो हमेशा के लिए सक्सेसफुल हो जाता है। सॉफ्टवेयर की तरफ से अब कोई भी गलती नहीं होने वाली है दोबारा। सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। अब हम आंख मूंद कर स्पेसक्राफ्ट भेज सकते हैं और कंट्रोल सॉफ्टवेयर संभाल लेगा
और इतना ज्यादा महत्व है करेक्ट सॉफ्टवेयर का स्पेस मिशन में, इसलिए नासा अभी बहुत से मिशन के लिए अभी 1970s के सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर हैं। और नए सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम ला देंगे, हजारों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। ऐसा ही सॉफ्टवेयर ग्लिच चंद्रयान 2 के टाइम में भी हुआ था, तो इससे आप समझ सकते हैं। बट इस केस में, पार्कर सोलर प्रोब के केस में, नासा ने सॉफ्टवेयर लिखा फुली ऑटोनोमस के लिए, क्योंकि उतनी दूर इतनी ज्यादा नॉइज में हम अपने स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ ऐसा ही करना था कि वो फुली ऑटोनोमस काम कर सके। तो वो अब अपनी ट्रेजेक्टरी खुद से सेट करता है, सन को ऑर्बिट करता है, सन की हजारों फोटोज लेता है और नासा को भेजता भी है। अभी तक पार्कर सोलर प्रोब ने 70,000 इमेजेस सन की ली हैं और इन 70,000 फोटोज को नासा को भेज चुका है। इसमें 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर लगातार पब्लिश होती आई है और 88 दिन का टाइम लेकर ये बहुत सारे ऑर्बिट कर भी चुका है, क्योंकि 2027-28 तक इसका लास्ट टाइम होगा। और ये 100% सक्सेसफुल मिशन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के व्यू पॉइंट से। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि रिजल्ट क्या आया। क्या अभी तक के हमारे फंडामेंटल फिजिक्स में कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम जो पहले थी वो क्या सॉल्व हुई है? ये सबसे पहले आप समझिए कि जो कुछ भी हमने देखा है उसके ऊपर इतनी जल्दी मैथमेटिकली डीप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली बताया है कि लगातार रिसर्च पेपर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लगातार पब्लिश होते जा रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल डीप अंडरस्टैंडिंग को शो ऑफ कर रहे हैं। बट अभी भी हमें एग्जैक्ट थिंकिंग बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। हमने सन के एटमॉस्फेयर में कुछ डिफरेंट चीजें देखी हैं। एग्जाम्पल के लिए सन की मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से किंग्स हैं। कंपेयर टू अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड देखिए, ये सर्कल शेप की आपको दिखाई पड़ रही होगी, बट सन की मैग्नेटिक फील्ड ये कैसे नागिन डांस की तरह अप एंड डाउन में दिख रहा है, ये सर्कुलर शेप में नहीं है। तो पार्कर प्रोब ने ये अजीब किंग्स को देखा है कि ये एग्जिस्ट करता है। तो अब हमें अपना दिमाग लगाकर पता लगाकर उन किंग्स को समझना है कि उससे क्या फर्क पड़ने वाला है और वो खुद क्यों है। और डेकेड से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सन के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उसके सरफेस के टेम्परेचर से लाखों गुना ज्यादा है। तो क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है? ये तो उल्टा हो रहा है। मतलब जहाँ पे रिएक्शंस हो रहा है सन के सरफेस पर, उसका टेम्परेचर कम है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लाखों गुना ज्यादा है, और वो भी बाहरी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, क्योंकि बहुत ही अजीब है। तो ये क्यों है? तो साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में उठने वाले इन किंग्स का सहारा लिया है कि इन्हीं मैग्नेटिक किंग्स की वजह से जहां डाउन आता है वहां पार्टिकल्स और प्रेशर ज्यादा पड़ रहा होगा, इसलिए ऐसा हो सकता है कि एटमॉस्फेयर लाखों गुना गर्म है। और बहुत से ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं जो सन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कवरीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इवन कोरोना में घुसते वक्त ये वीडियो प्रोब के द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। यहाँ पर क्लियरली ये दिखाई दे रहा होगा कि एक्चुअल पार्टिकल्स ही हमारे स्पेसक्राफ्ट से डायरेक्ट भिड़ रहे हैं। और ये कितना डेंस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट लग रहा है जब इस मिशन ने 28 अप्रैल 2021 को पहली बार सन को फेस किया था, यानी पहली बार सन के कोरोना में घुसा था, और अभी तक कई बार कोरोना में घुस चुका है। तो ये पहली बार की वीडियो है। बाय द वे, आप समझते हैं इतना हीट रेजिस्टेंस इस स्पेसक्राफ्ट को कैसे बनाया गया? ये स्पेसक्राफ्ट 1377 डिग्री का टेम्परेचर झेल ले रहा है और लगातार 24 बार झेलने वाला है 11-11 दिनों तक, और फिर भी काम कर रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसे आप सिंपली स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो इसमें सरवाइव करवाने के लिए व्हाइट एल्यूमिना की प्लेट एज ए सन फेसिंग एरिया पे लगाया गया है। आपको यहाँ पे मालूम होगा कि व्हाइट कलर सारी व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपके नॉलेज में ग्लिच है। अगर हम 99% रिफ्लेक्शन की बात करें तो कोई भी व्हाइट मेटल फेल हो जाता है। 99% रिफ्लेक्शन केवल गोल्ड ही कर सकता है। तभी आप देखोगे कि जितने भी स्पेसक्राफ्ट होते हैं हीट इंसुलेशन के लिए उसमें गोल्ड की परत लगाई जाती है, लेकिन 99% रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो गोल्ड की जगह पे व्हाइट एल्यूमिना क्यों लगाया गया है? क्योंकि व्हाइट एल्यूमिना एक बड़ा कवरेज देता है। मतलब व्हाइट एल्यूमिना लगभग हर तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को थोड़ा रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी एक्स रेस, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, हर तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, एक बड़ा कवरेज देता है। लेकिन व्हाइट एल्यूमिना किसी भी स्पेक्ट्रम को ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं करता है, लेकिन थोड़ा करता है और हर स्पेक्ट्रम को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये बड़े काम के लिए है और ये काफी काम आसान कर देता है। बट ये अगर ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा तो स्पेस का तो जल्दी गर्म हो जाएगा। इसमें सेकंड लेयर कार्बन प्लेट की लगाई गई है और इसका रिकॉर्ड है स्पेस शटल में री एंट्री के दौरान विंग की लीडिंग एज पे इसे लगाया गया था एक रॉकेट कंपनी रॉकेट लैब।
अपने पूरे रॉकेट को कार्बन फाइबर से कवर करके रखती है। ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है और बहुत ही ज्यादा तेजी से हीट को रेजिस्ट करता है। दूसरा एग्जांपल, आपने शायद कभी सोचा होगा कि रॉकेट इंजन प्रोपल्शन के लिए इतनी तेजी से बैक में थ्रस्ट फेंकते हैं और इतनी देर तक फेंकते हैं तो पूरा रॉकेट इंजन मेल्ट क्यों नहीं हो जाता है? सेम रीजन, वहाँ पे भी कार्बन कंपोजिट की लेयर लगाई जाती है, ज्यादा से ज्यादा हीट को रेजिस्ट करता है। रॉकेट इंजन में इसे एब्लेटिव कूलिंग कहा जाता है और बहुत से स्पेसक्राफ्ट के हीट शील्ड में इसका अक्सर यूज किया जाता है। तो ये पूरी तरीके से टेस्टेड है कि ये बहुत ज्यादा हीट टेम्परेचर झेल सकता है। और फिर कार्बन फोम लगाया गया है और ये भी काफी हीट रेजिस्टेंस को झेल सकता है। और इसके बाद एक और लेयर कार्बन प्लेट की लगाई गई है और इस तरीके से प्रॉपर हीट शील्ड डेवलप की गई है। यानी सबसे पहले कार्बन प्लेट पर व्हाइट एल्यूमिना का पेंट लगाया गया है, इसके बीच में कार्बन फोम भर के दूसरे साइड से भी कार्बन प्लेट का सैंडविच बनाया गया है, जिससे ये हीट शील्ड आगे की तरफ स्पेसक्राफ्ट के लगाई गई है, क्योंकि 1000 डिग्री टेम्परेचर कम कर सकता है और इतनी हीट से मशीन और इंस्ट्रूमेंट्स को बचा सकता है। ये 1377 डिग्री से 300 डिग्री तक टेम्परेचर संभाल लेता है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड इतने ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में कौन सा इंस्ट्रूमेंट सरवाइव कर पाएगा? तो उसके बाद बाकी के पीछे के सारे एरियाज को टाइटेनियम ट्रस की लेयर से कवर किया गया है। इसका मेन काम है कि बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और लगभग 300 डिग्री टेम्परेचर को 30 डिग्री तक उतार देता है और इस टेम्परेचर में सारे मशीन सही से ऑपरेट कर पाते हैं। और यही सारी डिटेल्स है नासा के सन मिशन पार्कर सोलर प्रोब की। उम्मीद है आपको सही समझा पाया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देश में राइट इंफॉर्मेशन और सही टॉपिक का चुनाव, जिससे सारी सिविलाइजेशन और कंट्री विकसित हो सके, बहुत जरूरी है। अगर आप इसी तरह से किसी बढ़ते कदमों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज आप ज्वाइन बटन दबाकर आप ऐसे किसी यूट्यूब चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन दबाना चाहते हैं तो इसे जरूर करिए। ऐसा और भी कोई एजुकेशनल या फिर कम रीच वाला बेहतरीन नॉलेज वाला चैनल हो तो उससे भी आप जरूर सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे हम इसी तरीके से धीरे धीरे एक बेहतरीन कम्युनिटी डेवलप कर पाएंगे। देश बदल सकता है। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।